CH9 कौन है राशि की जान का दुश्मन? नैना ने क्या बताया आदित्य को? बाहर आकर राघव गाड़ी में उन डॉक्टर से पूछ रहा था कि डॉक्टर क्या कोई उम्मीद है। डॉक्टर ने कहा सर यहाँ पर सिर्फ मिरेकल्स होते हैं और भगवान ने चाहा तो जल्दी ही सब ठीक होगा। राघव वह भी डॉक्टर की बात सुनकर चुप हो गया। अब आगे थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ राशि के कमरे में गया। उसने देखा कि राशि लेटी हुई थी। उसके पास ही एक मेड बैठी थी जो कि एक इंडियन मेड थी। सिद्धार्थ ने उस मेड को पूछा कि क्या इसे होश आया या जरा भी हरकत हुई, तो उसने मना किया। सिद्धार्थ ने फिर मेड को कहा कि वो 1 मिनट के लिए भी यहाँ से नहीं हिलेगी और राशि का पूरा ध्यान देगी। सिद्धार्थ ने देखा कि राशि के सिर पर काफी बड़ी चोट है और भी छोटी मोटी चोटें काफी जगह थी। फिर सिद्धार्थ वहां से निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया उसने राघव को फोन किया और बोला वहीं पहुंचो। राघव समझ गया कि सिद्धार्थ उसे कहां आने के लिए बोल रहा है। उसने कहा यस सर। इधर इंडिया में लोनावला में पुलिस और सिक्योरिटी अभी भी ढूंढ रही थी पर किसी का पता नहीं चल रहा था। अभय भी नैना से मिलकर वापस आ गया था। नैना ने जैसे ही आदित्य को फोन किया, पहले तो आदित्य ने नैना का फोन नहीं उठाया क्योंकि उसे पता था कि नैना राशि के बारे में पूछेगी और आदित्य अभी उसे कोई जवाब नहीं देना चाहता था। पर बार बार फोन बजने पर आदित्य ने जैसे ही उठाया वैसे ही नैना ने राशि के बारे में पूछा और नैना ने उस पर काफी गुस्सा किया, उसे धमकी भी दी। फिर नैना ने आदित्य को कुछ बताया जिससे कि आदित्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर कुछ कहने के बाद आदित्य ने फोन काट दिया क्योंकि अभी वो किसी से कोई बहस के मूड में नहीं था। रात को 10 बजे आदित्य और अभय अब इस कॉटेज में बैठे थे क्योंकि तूफान फिर से बहुत तेज हो गया था और पुलिस सारा दिन ढूंढ के वापस चली गई थी। अभय और आदित्य की सिक्योरिटी भी काफी थक गई थी और इस वक्त जंगल में इतना अंधेरा होने के वजह से किसी को भी ढूंढना मुश्किल हो रहा था। हालांकि कि अभय और आदित्य वापस नहीं आना चाहते थे पर पुलिस ने बोला कि इतने तूफान में रात को बहुत जंगली जानवर आ जाते हैं, जंगल में इस तरह से घूमना खतरे से खाली नहीं। अभय अपने कॉटेज में नीचे जमीन पर ही बैठा हुआ था और सामने टेबल पर उस केक और फूलों और कैंडल्स की डेकोरेशन को देख रहा था। कैंडल्स अब पूरी जल चुकी थी, फूल मुरझा गए थे, केक वैसा का वैसा ही पड़ा था। अभय को बहुत अफसोस हो रहा था। आदित्य वह भी अभय से थोड़ी दूर नीचे बैठकर लगातार सिगरेट पी रहा था। उसके कानों में नैना की बात घूम रही थी। वो अभय को बताना चाहता था पर फिलहाल उसका अभय से बात करने का बिल्कुल दिल नहीं था। वो बाहर तूफान को देख रहा था कि जितनी जल्दी हो सके तूफान थम जाए और वो फिर से जंगल में जाए राशि को ढूंढने की। तभी एक हवलदार अंदर आया। आदित्य ने जैसे ही उसे देखा पूछा कि कुछ पता चला। दरअसल अभय और आदित्य ने आसपास के सभी इलाकों में अपनी सिक्योरिटी लगा दी थी। जो छोटे मोटे गांव थे वहां पर भी पता करने और वहां से काफी दूर में हाईवे जाता था, वहां से जितनी भी उस टाइम बस या गाड़ियां निकली, अभय उन सब के बारे में पता कर रहा था कि कहीं राशि किसी बस या गाड़ी में बैठकर तो नहीं चली गई। पुलिस सब आसपास के अस्पताल में भी तलाश रही थी कि कहीं कोई एक्सीडेंट का या घायल होने का केस आया हो। फिर आदित्य ने जैसे ही हवलदार को पूछा उसने मना किया कि ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला। फिर हवलदार ने अभय और आदित्य को बताया कि सर इस जंगल के बीचों बीच एक नदी है और नदी के उस पर और भी घना जंगल है जहां से अक्सर जंगली जानवर नदी पार करके रात को इस तरफ के जंगल में आ जाते हैं शिकार करने। अभय उठा और हवलदार का कॉलर पकड़कर बोला तुम कहना क्या चाहते हो? हवलदार ने कहा सर मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि हमें एक बार उस जंगल में भी तलाश करनी चाहिए, क्या पता कोई जंगली जानवर मैं या बॉडीगार्ड को शिकार करके ले गया हो। अभय ने अब हवलदार के मुंह पर मुक्का जड़ा और बोला ऐसा कुछ नहीं है समझे, राशि बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। आदित्य हंसा और बोला तू क्यों इतनी फिक्र कर रहा है, तुझे तो तान्या की फिक्र करनी चाहिए। तुम्हें पता है राजीव का कितनी बार फोन आ चुका है, तान्या फिर से पैनिक कर रही है। मुझे लगता है राशि को छोड़कर तुझे तान्या के पास जाना चाहिए। अभय ने अब गुस्से से आदित्य को देखा और बोला देख आदित्य फिलहाल मैं कोई बहस या लड़ाई के मूड में नहीं हूँ। आदित्य ने कहा रियली तुम्हें पता है कि आज नैना ने क्या कहा? अभय ने आंखें बंद की और बोला मुझे पता है, उसने राशि के बारे में पूछा होगा और तुझ पर भी गुस्सा किया होगा। उसने मुझे भी आज अपने घर से बाहर निकाल दिया और तो और कुछ भी बकवास कर रही थी।
आदित्य ने कहा, नहीं, उसने मुझे जो बताया ना अभय। इतना कहकर आदित्य चुप हो गया। अभय ने कहा, क्या बताया नैना ने तुझे? आदित्य ने कहा, कुछ नहीं, यही कि राशि को ढूंढना बहुत जरूरी है। इतना कहकर अब आदित्य कॉटेज से बाहर निकल गया। दरअसल नैना ने आदित्य को बता दिया था कि राशि प्रेग्नेंट है और वो आज अपने बर्थडे पर अभय को सरप्राइज करना चाहती थी। नैना ने ये भी बताया कि अभी पहले राशि का मिलना बहुत जरूरी है, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। आदित्य ये तो ना समझ पाया कि आखिर नैना क्यों ये बात छुपाना चाहती है, जबकि राशि अभय को बताना चाहती थी। पर अब वो नैना से मिलकर सारी बात जानना चाहता था। वह बाहर गाड़ी में बैठा बियर पी रहा था और सोच ही रहा था कि आखिर नैना ने उसे क्यों कहा। इधर सिद्धार्थ एक पुराने से गोदाम में पहुंचा जो कि बाहर से काफी टूटा फूटा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग या गोदाम जो बंद हो गया है और बिल्कुल जंगल के इलाके में जहां कोई आता जाता नहीं। पर अंदर से वो गोदाम जैसे किसी का टॉर्चर हाउस था। जगह जगह पर अलग अलग तरह के लोग बंद थे जिनको टॉर्चर किया जा रहा था। सिद्धार्थ वहां से सीधा चलकर उन सबको इग्नोर करता हुआ अंदर एक कमरे में आया जहां पर 2 लोगों को बंद कर रखा था और उन पर लगातार हंटर से वार किया जा रहा था। उनके मुंह में पट्टी डाली हुई थी ताकि उनकी आवाज बाहर ना सके। सिद्धार्थ जैसे ही वहां पहुंचा, एक आदमी ने जल्दी से एक बड़ी सी कुर्सी लाकर उसने सिद्धार्थ के सामने रखी। जो लोग उन 2 लोगों को मार रहे थे उन्होंने भी अपने हंटर नीचे कर लिए और सिद्धार्थ के आगे सर झुकाकर खड़े हो गए। सिद्धार्थ भी कुर्सी पर बैठा। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकालकर उसे जलाया ही था कि राघव वहां आ गया। राघव के आते ही उन दोनों लोगों से पूछा कि इन दोनों ने कुछ बताया, तो उन दोनों ने मना कर दिया कि सर की कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, बहुत गंदे हो गए हैं, इन्हें नहला दो। वो दोनों जो उन दोनों आदमियों को टॉर्चर कर रहे थे उन्होंने हाँ कहा और जल्दी से कुछ ऑन किया जिससे कि खौलता हुआ पानी बहुत गर्म धीरे धीरे उन दोनों आदमी जो बंधे हुए थे उनके ऊपर गिरने लगा। ऐसा लगा खौलते हुए पानी की बरसात हो रही है। वह दोनों बुरी तरह से जलने लगे और अपने पैर चलाने लगे क्योंकि उनके मुंह में पट्टी बंधी थी। वो शायद ऊंची ऊंची चीखना चाहते थे। फिर लगभग 2 मिनट बाद सिद्धार्थ ने अपने आदमियों को हाथ दिखाकर रोका तो उन्होंने वह पानी बंद कर दिया। सिद्धार्थ उठा और उन दोनों की तरफ देखकर बोला, अब कुछ बोलोगे या फिर और नहाना चाहते हो? उन दोनों ने अपना सिर हाँ में हिलाया। अब वो काफी ज्यादा जल चुके थे। सिद्धार्थ ने अपने आदमी को इशारा किया तो उन्होंने उनके दोनों के मुंह से पट्टी हटा दी। फिर सिद्धार्थ ने उनसे पूछा कि बताओ, राशि को क्यों मारना चाहते थे तुम? तो बॉडीगार्ड हो, राशि को प्रोटेक्ट करना तुम्हारा काम है और तुम ही उसकी जान लेना चाहते थे और तुम लोगों ने उसकी इज्जत पर भी वार किया। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? और इतना तो मैं भी समझ गया हूं कि यह तुम लोगों ने जरूर किसी के कहने पर किया है, क्योंकि अभय सिंह राणा के खिलाफ मामूली से बॉडीगार्ड चले जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। अभय सिंह राणा की पावर को तुम भी अच्छे से समझ सकते होंगे। इतनी महीनों से उसके साथ हो, इतना तो जान गए होंगे कि उसकी बीवी पर हाथ डालने का क्या नतीजा हो सकता है। इतनी आसानी से इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लोगे। अब साफ साफ उस आदमी का नाम बता दो। अगर जीना चाहते हो तो फिर एक बॉडीगार्ड ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, हमें किसी ने आदेश दिया था, बल्कि अभय का बॉडीगार्ड बनाकर भेजा था सिर्फ इसीलिए कि राशि को अभय सिंह राणा की जिंदगी से निकाला जाए। पहले भी हमें एक बार मौका मिला था, एक पार्टी में इसी तरह से अभय अपनी बीवी को छोड़कर चला गया था, लेकिन तब वीर और शेरा वह भी राशि मैं के साथ थे और उनके रहते हुए राशि मैं को कोई छू भी नहीं सकता था। पर इस बार हमें मौका मिल गया। हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम था क्योंकि वीर और शेरा वहां पहुंच जाते और उनके आने से पहले पहले हमें अपना काम तमाम करना था। सिद्धार्थ ने कहा, उसका नाम क्या है जिसने ये सारा खेल रचा? फिर बॉडीगार्ड ने जैसे ही उनका नाम बताया, सिद्धार्थ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने उन दोनों बॉडीगार्ड को हैरानी से देखा और बोला, तुम सच कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, उसी ने हमें भेजा है। राघव भी उस आदमी का नाम सुनकर हैरान रह गया। फिर सिद्धार्थ वहां से बाहर निकल गया, पर उसने अपने आदमियों को बोल दिया कि इनका इलाज करो क्योंकि अभी इनसे बहुत कुछ जानना बाकी है।
जैसे ही सिद्धार्थ बाहर आया, राघव उसके साथ ही था। उसने कहा, सर विश्वास नहीं हो रहा कि यह शख्स राशि में को मरवाना चाहता था, पर क्यों? आखिर क्या दुश्मनी है इसकी? सिद्धार्थ ने कहा, लगता है बहुत बड़ा राज है जो शायद अभी खुलना बाकी है। जितना सीधा सब लग रहा है उतना है नहीं। लगता है बहुत कुछ छुपाया जा रहा है और बहुत बड़ा खेल रचा जा रहा है अभय सिंह राणा की पीठ के पीछे। फिर सिद्धार्थ ने राघव को कहा, राघव वह काम हो गया। राघव ने अपनी जेब से एक फोन निकाला और सिद्धार्थ को दिया और बोला, यस सर, मैसेज भेज दिया गया है। और तो और इन दोनों के फोन भी अब ऑफ करके सिम फेंक दिए गए हैं। सिद्धार्थ ने कहा, बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि अगर ये दो बॉडीगार्ड्स नहीं मिले तो वो आदमी जो राशि को मारना चाहता है वो जरूर अलर्ट हो जाएगा। फिलहाल उसका भी अंधेरे में रहना बहुत जरूरी है। उसे यही नहीं पता चलना चाहिए कि ये दोनों आदमी गायब हैं या फिर हमारे हाथ लग गए हैं। राघव ने कहा, यस सर। फिर सिद्धार्थ ने कहा, और दूसरा काम? राघव ने कहा, सर वह भी हो गया है और सुबह जितनी जल्दी हो सकेगा अभय सिंह राणा को सबूत मिल जाएंगे। यह बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, अभय सिंह राणा, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर गए हो तुम। अब सजा भुगतने के लिए तैयार रहो और मैं देखना चाहूंगा कि कल कैसे रिएक्ट करोगे और कैसे अपने आप को माफ कर पाओगे। तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। फिर राघव ने कहा, सर वो मेड और बॉडीगार्ड का क्या करना है जो राणा मेंशन में है? सिद्धार्थ ने कहा, अभी उनको वही रहने दो और उनको हिदायत दो कि वो सब पर नजर रखे और उस आदमी पर खास करके जो राशि को मरवाना चाहता था। कुछ तो बहुत बड़ा राज है इसके पीछे। तो आखिर कौन है जो राशि को मरवाना चाहता है? और अभय सिंह राणा को सुबह क्या मिलेगा? टू बी कंटिन्यूड। CH10 सबूत मिलना, एक लड़की की लाश, प्लान चौपट न हो जाए। फिर राघव ने कहा, सर वो मेड और बॉडीगार्ड का क्या करना है जो राणा मेंशन में है? सिद्धार्थ ने कहा, अभी उनको वही रहने दो और उनको हिदायत दो कि वो सब पर नजर रखे और उस आदमी पर खास करके जो राशि को मरवाना चाहता था। कुछ तो बहुत बड़ा राज है इसके पीछे। अब आगे सिद्धार्थ ने राघव को इतना ही कहा कि कल उसे सबूत मिल जाना चाहिए। पर फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने राघव को कहा, राघव रुक जाओ, प्लान में थोड़ा चेंज करना होगा। राघव ने कहा, क्या सर? तो सिद्धार्थ ने कहा, राशि प्रेग्नेंट है, अपने आदमियों से पता करो कि यह बात किस किस को पता है। जहां तक मुझे लगता है ये बात अभय और उसके परिवार वालों को नहीं पता। राघव ने कहा, सर राशि का पहले भी 2 बार मिसकराज हो गया था जो हमारे आदमियों ने पता कराया है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि राशि में को ये बात ना पता हो। आफ्टर ऑल उन्हें तीसरा महीना होने वाला है। सिद्धार्थ ने कहा, वही अगर राशि को ये बात पता है तो इट मीन्स कोई डॉक्टर जिससे राशि चेकअप कराती थी या कोई ऐसा करीबी, उसको राशि की प्रेगनेंसी का जरूर पता होगा। राघव ने कहा, सर पर अभी तक सारे इंतजाम हो गए हैं। सिद्धार्थ कुछ सोच में पड़ गया। फिर उसने राघव को कुछ समझाया और बोला, कोई बात नहीं, जो सबूत कल देने हैं वो 1 दिन बाद मिल जाएंगे। थोड़ा तड़पने दो अभय सिंह राणा को, लेकिन पहले यह बात पता करनी बहुत जरूरी है कि आखिर राशि की प्रेगनेंसी के बारे में किस किस को पता है। राघव ने कहा, सर यह बात हमें राशि में भी बता सकती है। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, लेकिन उसके लिए राशि का होश में आना है जरूरी है, और अभी उसके मेंटल कंडीशन ऐसी बड़ी ही है कि उसे कुछ भी पूछना मुझे नहीं लगता ठीक होगा। राघव ने कहा, सर पर हम उनसे ये तो पूछ ही सकते हैं कि उनकी प्रेगनेंसी के बारे में किस किस को पता है। उसी हिसाब से हम अपने प्लान को आगे बढ़ाएंगे, वरना सब चौपट हो जाएगा। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, घर में उसे मेड से पूछो क्या राशि को होश आया है। फिर जैसे ही राघव ने फोन लगाया तो उस मेड ने बताया कि कर राशि में को अभी थोड़ी देर पहले ही होश आया है। जैसे ही राघव और सिद्धार्थ को ये बात पता चली वो जल्दी से अपने घर की ओर दौड़े। लोनावाला इधर अभय और आदित्य वो वैसे ही लेटे लेटे सो गए थे, क्योंकि इंडिया में रात के लगभग 12 बज गए थे और तूफान था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लोग पिछले 24 घंटे से जाग रहे थे। उनकी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। लगभग सुबह 7 बजे एक गार्ड उस कॉटेज में आया तो उसने देखा कि अभय वैसे ही नीचे जमीन पर सो रहा है और आदित्य वो ऊपर सोफे पर। उसने जाकर अभय को जगाया तो अभय जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, कुछ पता चला राशि का? अभय और उस गार्ड की आवाज सुनकर आदित्य भी उठ गया।
गार्ड ने कहा, नहीं सर, पर हमें अभी नहर के उस पार वाले जंगल की ओर जाना है। वहां पर पुलिस को कुछ सबूत मिले हैं। आदित्य और अभय जल्दी से सुनकर अपने चाप में बैठकर उस जंगल की तरफ चले गए। वीर और शेरा पुलिस वालों और सिक्योरिटी गार्ड के साथ सब तरफ देख रहा था। शेरा की आंखों में आंसू थे, वीर की भी हालत ठीक नहीं थी। फिर जैसे ही अभय और आदित्य पहुंचे, उन्होंने शेरा और उस इंस्पेक्टर के साथ खड़े फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को देखा। उन्होंने उन ऑफिसर को देखकर कहा, क्या हुआ ऑफिसर्स, कुछ पता चला मेरी बीवी का? तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने अपना सर हाँ में हिलाया। अभय ने जैसे ही सुना कि हाँ, उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोला, कहाँ है मेरी बीवी? मुझे पता था वो बिल्कुल ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर, वीर और शेरा सब ने अपना सर झुका लिया। आदित्य ने वीर को पूछा, वीर क्या हुआ, तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वीर अब अपने चेहरे पर हाथ रख कर रोने लगा। आदित्य का दिल डर रहा था। उसने कहा, मैं तुम लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ। अभय वह भी ऑफिसर से बात कर रहा था कि कहाँ है। फिर ऑफिसर ने कहा, सर कल सुबह जब आपकी सारी सिक्योरिटी और पुलिस वाले उस जंगल में ढूंढ रहे थे तो हमारे कुछ फॉरेस्ट के ऑफिसर्स, जिन्हें नहीं पता था कि आपकी बीवी गायब है, उन्हें यहाँ पर एक लड़की की लाश मिली। अभय, उसने कहा, क्या क्या बकवास कर रहे हो? लाश मिली तो मैं अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा हूँ। अभय की सांस ऊपर नीचे हो रही थी, उसका दिल बहुत जोर से घबरा रहा था। फिर उस ऑफिसर ने कहा, सर को लाश बहुत बुरी हालत में थी, ऐसा लग रहा था कि रात भर जंगली जानवर उसे नोच नोच के खाते रहे हैं। अभय ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा हूँ और तुम किसी लड़की के बारे में मुझे बता रहे हो। मुझे नहीं सुनना किसी और के बारे में। मेरी बीवी कहाँ है, मुझे ये बताओ। आदित्य उसके कदम लड़खड़ा गए। वो वहीं पर गिरता गिरता एक पत्थर पर बैठ गया। वो समझ गया था कि ऑफिसर क्या कहना चाहता है। आदित्य अभय की बातें सुनकर चिल्ला कर बोला, अभी भी तू नहीं समझ रहा? राशि गायब है, वो मिल नहीं रही, जंगलों में वो भागी थी। तुम्हारे बॉडीगार्ड गायब हैं और इनको राशि की एज की एक लड़की की लाश मिली। अभय ने कहा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? राशि जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ। उस ऑफिसर ने कहा, सर आप हमारे साथ चलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अभय ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे मेरी बीवी को ढूंढना है। वो इन जंगलों में छुप सकती है। उसे पता चल गया होगा कि मैं अपनी सिक्योरिटी के साथ उसे ढूंढ रहा हूं और मुझे परेशान करने के लिए वो इन जंगलों में आ गई होगी, या फिर वो यहाँ से कहीं बाहर चली गई है। मुझे उसे ढूंढना है। अभय पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। वीर, उसने रोते रोते अभय को पकड़ा और बोला, सर पहले आप हमारी बात तो सुन लीजिए। अभय ने वीर को धक्का दिया और बोला, वीर अभी फिलहाल मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, तुम्हारी मैं गायब है। आदित्य ने कहा, बस कर, अब तो बस कर, अपना ये पागलपन जो ऑफिसर कह रहा है उसे सुन। फिर ऑफिसर ने अभय और आदित्य को बोला कि सर प्लीज आप हमारे साथ तो चलिए। अभय और आदित्य अब ना चाहते हुए भी ऑफिसर के साथ गए। ऑफिसर जैसे ही वहां के डिपार्टमेंट में पहुंचा और उसने कहा कि वो लड़की की लाश कहाँ है जो हमें कल मिली है, तो जो एक आगे हवलदार खड़ा था उसने कहा, सर उस लाश की हालत बहुत बुरी थी। आप जानते हैं, उसे थोड़ी देर पहले शमशान भूमि में जलाने के लिए ले गए हैं, क्योंकि उसमें से बदबू आनी शुरू हो गई थी। हम उसे और ज्यादा नहीं रख सकते थे। उस ऑफिसर ने कहा, ये क्या किया तुम लोगों ने? तुम्हें कहा था कि मेरे आने तक कुछ मत करना। सर हवलदार ने अपना सर झुका लिया और बोला, सर पर लाश की हालत बहुत बुरी थी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? इस तरह से लाश का सड़ना भी अच्छा नहीं था और उसकी हालत ऐसी थी कि उसकी पहचान बिल्कुल नहीं हो पाती। ऑफिसर ने अभय और आदित्य को देखकर कहा, सर ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। उस लाश का चेहरा जंगली जानवरों ने आधा खा लिया दिया था, और तो और उसके हाथ और पैर भी उसके साथ नहीं थे। उसके शरीर को भी बीच में से काफी जगह से खाया गया था। अभय ने कहा, ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? वो जो कोई भी लड़की थी, मुझे उसके लिए अफसोस है, पर वह राशि नहीं थी। फिर ऑफिसर ने कहा, सर आप मेरे साथ चलिए। उस लाश में से जो कपड़े और एक मंगलसूत्र और उसका एक हाथ जो हमें थोड़ी दूर पर ही कटा हुआ मिला था, उसमें एक ब्रेसलेट था, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फिर उसने हवलदार से कहा कि लाश की फोटो लेने के लिए बोला था, और लेडी इंस्पेक्टर ने क्या कुछ निशानियां बताएं? तो उसने कहा, हाँ सर, उस लेडी इंस्पेक्टर ने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार की थी कि
लड़की के शरीर पर कहाँ कहाँ तिल और निशान थे। आदित्य का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। अभय ने कहा, आदित्य ये राशि नहीं है, मेरा दिल कह रहा है कि राशि बिल्कुल ठीक है। मेरा दिल नहीं मानता, वो मुझे सता रही है। आदित्य ने कहा, फिलहाल मैं तेरी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। फिर उसने इंस्पेक्टर से कहा, सर मुझे वो सब सामान दिखाइए। इंस्पेक्टर ने अपने उस लेडी इंस्पेक्टर को बुलाया जिसने राशि के शरीर की जांच की थी और उसकी फोटोज ली थी। इधर नैना भी लोनावाला पहुंच चुकी थी। दरअसल सुबह ही चल पड़ी थी लोनावाला के लिए। उसे भी राशि की फिक्र थी। वो वीर और शेरा को फोन करके इस जगह आ गई जहां अभय और आदित्य थे। फिर लेडीज इंस्पेक्टर ने अभय और आदित्य के सामने एक सूट रखा। अभय ने जैसे ये सूट को देखा उसके कदम लड़खड़ा गए, क्योंकि यह वही था जो राशि ने आखिरी बार पहना हुआ था। आदित्य भी राशि के सूट को पहचान गया। उससे कुछ भी कहा नहीं जा रहा था, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उसने इंस्पेक्टर ने जैसे ही राशि का मंगलसूत्र और हाथ का ब्रेसलेट अभय को दिखाया। नैना तभी दरवाजे में एंटर हुई। उसने भी जैसे ही राशि का सामान देखा उसकी भी हालत अब आदित्य जैसी थी। अभय ने कहा, ये सामान राशि का है, पर वो राशि नहीं थी। राशि जिंदा है, मेरा दिल कह रहा है। नैना ने कहा, तुम बकवास मत करो, तुम्हारी वजह से राशि गायब है। फिर उस लेडीज इंस्पेक्टर ने अभय के सामने राशि की गर्दन से थोड़ा सा नीचे के हिस्से की फोटो दिखाई जिसमें कि एक बड़ा सा तिल था। और इस तिल का सिर्फ अभय और नैना को ही पता था, क्योंकि नैना बचपन से राशि के साथ थी। उस फोटो को देखकर नैना बुरी तरह से बिखर गई और अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। और अभय ने कहा, ये तिल तो किसी के भी शरीर पर हो सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि यह राशि है। फिर उस लेडीज इंस्पेक्टर ने अभय को बताया कि ने राशि के एक शोल्डर पर जलने का निशान है। अभय जिसके सामने एक एक करके सबूत आ रहे थे, पर फिर भी वह मानने को तैयार नहीं था। आदित्य बुरी तरह से रो रहा था और नैना वह अभय पर चिल्ला रही थी। अभय ने कहा, नहीं ये राशि नहीं थी, यह कोई और थी। फिर उसके इंस्पेक्टर ने कहा, सर एक और बात, ये जो भी लड़की थी यह प्रेग्नेंट थी। लगभग 2-3 महीने का बच्चा था। हमारे डॉक्टर ने जो चेक किया था, इस लड़की को जलाने से पहले उन्होंने ही यह सारी रिपोर्ट बनाई है। अभय ने जैसे ही सुना कि यह लड़की प्रेग्नेंट थी, वो पागलों की तरह हंसने लगा और बोला, मैंने कहा था ना आदित्य, ये राशि नहीं है। देखा कि जो भी लड़की थी यह प्रेग्नेंट थी और राशि वह तो। नैना चिल्लाकर बोली, राशि भी प्रेग्नेंट थी। अभय अब हैरानी से नैना को देख रहा था। नैना ने कहा, हाँ राशि प्रेग्नेंट थी और उसे भी 3 महीने होने वाले थे, और यह खुशखबरी खुद वो तुझे कल रात को देना चाहती थी। अभय ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, तुम राशि के साथ मिली हुई हो, तुम दोनों मुझे परेशान करने के लिए ये सब कह रही हो। नैना ने कहा, काश ऐसा होता, काश यह वो लड़की राशि ना होती, तो सच में कसम से मैं राशि को कभी तुझे दोबारा मिलने नहीं देती। तुम जैसा आदमी उसे डिजर्व ही नहीं करता था। आदित्य भी चिल्ला कर बोला, नैना बिल्कुल ठीक कह रही है, अभय राशि प्रेग्नेंट थी। यह बात मुझे नैना ने कल शाम को ही फोन पर बता दी थी, पर मैंने तुझे इसलिए नहीं बताई कि फिलहाल राशि का मिलना बहुत जरूरी था। कि अभी वो बात ही कर रहे थे कि कोई अंदर आया। और टू बी कंटिन्यूड। सीएच सिद्धार्थ का राशि को यकीन दिलाना, नैना का थप्पड़, शांति पाठ, उम्मीद। आदित्य भी चिल्ला कर बोला, नैना बिल्कुल ठीक कह रही है, अभय राशि प्रेग्नेंट थी। यह बात मुझे नैना ने कल शाम को ही फोन पर बता दी थी, पर मैंने तुझे इसलिए नहीं बताई कि फिलहाल राशि का मिलना बहुत जरूरी था। कि अभी वो बात ही कर रहे थे कि कोई अंदर आया। और अब आगे अभी वो बात ही कर रहे थे कि राजीव उस ऑफिस में आ गया। उसने भी सारी बातें सुन ली थी। जैसे ही वो आया, उसने अपनी आंखों में आंसू लिए बोला, सर यह क्या बोल रहे हैं राशि मैम? अभी उसने इतना ही कहा था कि नैना गुस्से से उठी और उसने जोर से थप्पड़ राजीव के गालों पर मारा और चिल्ला कर बोला, तुम भी उस तान्या के साथ मिले हुए हो? तुम ही हमेशा अभय को बुलाते हो, हमेशा तान्या मैं करते रहते हो। मुझे पता है कि तुम और अभय की माँ सब उस तान्या के साथ मिले हुए हो। तुम सब ने राशि को मारा है। इतना कहकर नैना ने एक और थप्पड़ राजीव के गालों पर मारा। अभय वो बुत बनकर खड़ा था और राशि की चीजों को देख रहा था। आदित्य, उसे भी राजीव पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर फिलहाल उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। राजीव ने नैना का हाथ पकड़कर उसे जोर से धक्का दिया और बोला, पागल हो गई हूँ, मैंने कहाँ से राशि मैं को मारा है?
मुझे तो खुद सुनकर बहुत बड़ा सदमा लगा है। नैना, जो राजीव के धक्के से गिरने ही वाली थी कि जल्दी से आदित्य ने आगे बढ़कर नैना को पकड़ा। उसने राजीव की तरफ देखकर एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर मारा और बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसे धक्का देने की? और वो बॉडीगार्ड वो भी तेरे ही थे ना? तूने ही अपॉइंट किया था ना, ये कहकर कि तू इनकी जिम्मेदारी लेता है। तो बता, वो बॉडीगार्ड कहाँ है? आदित्य ने अब राजीव का कॉलर पकड़ा हुआ था और उसे गुस्से से पूछ रहा था। राजीव, जो आदित्य के सवालों को सुनकर एकदम से सक पका गया, उसे समझ नहीं आई क्या बोले। उसने कहा, सर, वो बॉडीगार्ड तो लापता है, उनके बारे में तो पता ही नहीं चल रहा। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। आदित्य ने कहा, तो क्या मुझे बेवकूफ समझता है? याद रखना राजीव, अगर इसमें तेरा भी कुछ हाथ हुआ तो तेरी जान मैं लूंगा और तुझे ऐसी सजा दूंगा कि दोबारा जन्म लेने से भी डरेगा। फिर आदित्य ने राजीव को धक्का देकर उसका कॉलर छोड़ा। इधर नैना वो जल्दी से उस लेडी इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ी और बोली, प्लीज मुझे उस जगह ले जाओ जहां पर राशि को जलाया जा रहा है, प्लीज। अभय चिल्ला कर बोला, मैंने बोला ना, हाँ राशि जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। ये सब चीज जरूर राशि की है, पर फिर भी मुझे यह उम्मीद है राशि जिंदा है। नैना ने कहा, काश वो जिंदा होती अभय, काश वो जिंदा होती। इतने सबूत काफी नहीं है क्या तेरे लिए? ये देख। फिर उसने कुछ इंस्पेक्टर के हाथों से वो रिपोर्ट ली। उस पर राशि का ब्लड ग्रुप था। राशि का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो कि बहुत रेयर था। उसे रिपोर्ट पर भी वही ब्लड ग्रुप था और जहां राशि के तिल और निशान थे, उस रिपोर्ट में भी वैसे ही निशान और तिल बताए हुए थे। यहाँ तक कि कुछ फोटोग्राफ्स जो निशान तिल की ली थी, वह उसे अभय को दिखाई और बोला, ये देखिए क्या है। और वो लड़की भी प्रेग्नेंट थी। राशि की उम्र की अब भी तू कह रहा है कि राशि जिंदा है, या फिर तू अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए बोल रहा है? क्योंकि तुझे पता है कि राशि की मौत का सबसे बड़ा जिम्मेदार तू है। तू अभय सिंह राणा, तूने मारा है राशि को। जिस लड़की ने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, तुझ पर विश्वास किया, तूने उसकी जान ली है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। इतना कहकर नैना उस लेडीज इंस्पेक्टर के साथ बाहर निकल गई। अमय वह आदित्य की तरफ मुड़ा और बोला, राशि जिंदा है ना आदित्य? उसे कुछ नहीं हुआ, वह देखना वो आ जाएगी वापस, वो मेरे बिना नहीं रह सकती। आदित्य रो रहा था। उसने अभय को पकड़कर झकझक जोड़ा और बोला, होश में आ अभय, होश में आ, राशि हमें छोड़कर जा चुकी है। इतना कहकर आदित्य भी उस इंस्पेक्टर और नैना के पीछे दौड़ा। अभय ने भी आदित्य को आवाज लगाई और वह भी उनके पीछे चल पड़ा। उनके जाने के बाद राजीव, जो गुस्से से नैना और आदित्य को देख रहा था, उसने अपना फोन निकाला और बोला, उन बॉडीगार्ड का कुछ पता चला? तो आगे से उसे कुछ कहा गया जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, वेरी गुड, जल्दी से अब ये खुशखबरी बास तक पहुंचा दो कि राशि इस दुनिया से जा चुकी है। फिर राजीव ने अपने चेहरे पर हाथ रखा। उसे अपने गालों पर काफी दर्द हो रहा था, क्योंकि पहले नैना के थप्पड़ और फिर आदित्य का इतना तेज घुसा उसके मुंह पर पड़ा। उसके होठों के किनारे से खून आ रहा था। उसने अपना खून साफ किया और बोला, सबसे बड़ा कांटा तो निकल गया, अब इस नैना और आदित्य को मैं बताऊंगा समय आने पर। इधर सिद्धार्थ, वो अब राशि के सामने बैठा था। राशि हैरानी से सिद्धार्थ को देख रही थी। उसने उससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? सिद्धार्थ ने राशि को कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो, और उसने उसे बता दिया कि उस दिन जंगल में उसने ही उन दोनों बॉडीगार्ड से उसे बचाया था और उसे यहाँ लेकर आ गया। राशि ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उसे बड़ी अजीब सी जगह लगी, बिल्कुल एक फॉरेन कंट्री, जहाँ बाहर हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी। उसने कहा, मैं हूँ कहाँ? तो सिद्धार्थ ने उसे बता दिया कि फिलहाल वो स्कॉटलैंड में है। राशि हैरान रह गई। उसने कहा, मैं यहाँ कैसे आए? और फिर सिद्धार्थ ने उसे कहा कि अगर तुम वहाँ रहती तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था, क्योंकि वो बॉडीगार्ड्स चाहे भाग गए, लेकिन फिर भी जो तुम्हें मारना चाहता है वो दोबारा तुम पर हमला जरूर करता। इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं तुम्हें यहाँ ले आया। राशि चुप हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि उन बॉडीगार्ड्स ने उसे मारने की कोशिश की है और यह भी बताया था कि उन्हें किसी ने बोला है, पर उसका नाम नहीं बताया था। फिर सिद्धार्थ ने कहा कि तुम अकेली जंगलों में क्या कर रही थी? तुम तो अपने पति के साथ थी। राशि ने हैरानी से सिद्धार्थ को देखा कि उसे पता था कि वह अपने पति के साथ थी। उसने कहा कि आपको कैसे पता, और उन जंगलों में आप क्या कर रहे थे?
क्योंकि जहां तक मुझे पता है वो पूरा जंगल राणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर आता है और उनका पर्सनल कॉटेज है और आसपास 10 किलोमीटर तक किसी और की प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर आप वहां जंगलों में क्या कर रहे थे? सिद्धार्थ ने कहा, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, पर पहले तुम कुछ खा लो, क्योंकि प्रेगनेंसी में इतनी देर भूखे रहना ठीक नहीं। राशि को होश में आए अब 2 घंटे से ऊपर हो गए थे और वो कुछ भी खाने से मना कर रही थी, क्योंकि उसे अब किसी पर विश्वास नहीं था। वो यहाँ से जाना चाहती थी पर मेड और बॉडीगार्ड ने उसे रोका हुआ था। फिर जैसे ही सिद्धार्थ आया उसने राशि को आराम से समझाया कि वो अब बिल्कुल सेफ जगह पर है और उसे कुछ नहीं होगा। फिर उसने ही राशि से पूछा कि उसकी प्रेगनेंसी के बारे में किस किस को पता है। राशि हैरान रह गई क्योंकि सिद्धार्थ ने उससे पहला सवाल ही यह किया था। दरअसल सिद्धार्थ अपने प्लान को अंजाम देना चाहता था और उसके लिए उसका ये जानना बहुत जरूरी था कि उसकी प्रेगनेंसी के बारे में किस किस को पता है। राशि ने उसे बता दिया कि उसकी प्रेगनेंसी के बारे में उसकी दोस्त नैना और एक डॉक्टर को पता है। सिद्धार्थ का आइडिया ठीक था कि कोई तो डॉक्टर जो राशि को ट्रीट कर रही होगी उसे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता होगा और कोई करीबी जो शायद उसकी मदद भी कर रहा हो। फिर उसने उससे पूछा कि क्या ये बात अभय को पता है, तो राशि ने मना किया और बताया कि वह उसे बताना चाहती थी, पर उससे पहले ही यह सब हो गया। सिद्धार्थ इतनी बात सुनकर कमरे से बाहर चला गया। राशि हैरान हो रही थी कि वह एक अनजान जगह पर और अनजान लोगों के बीच। फिर अचानक से कोई आया और उससे सीधा ये सवाल किया और इस सवाल का जवाब सुनने के बाद वह वैसे ही बाहर चला गया। राशि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए अब वो किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। अब जब राशि को काफी टाइम हो गया था तो सिद्धार्थ ने उसे अपने बारे में बताया कि कैसे वो राशि को उन जंगलों से बचाकर लाया और उसका नाम क्या है। इधर नैना, आदित्य, अभय वो उस जगह पर खड़े थे जहां पर उस लड़की का अंतिम संस्कार हो रहा था। लगभग लकड़ियां और वो बॉडी आधी से ज्यादा जल चुकी थी। नैना घुटनों के बल बैठकर चीखें मार मार कर रो रही थी और राशि राशि पुकार रही थी। आदित्य वो अपनी आंखों में आंसू लिए सामने जल्दी चिता को देख रहा था। अभय वो बार बार आदित्य से बोल रहा था कि यह राशि नहीं है, आदित्य मेरी बात समझ। पर आदित्य अभय की किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता था। राजीव भी अब वहां पर पहुंच चुका था और उस चिता को जलती हुई देखकर वो बहुत खुश था और उसने अपने फोन से चुपके से उसे चिता की वीडियो बनानी शुरू कर दी और फिर उसे किसी को भेजी। आदित्य, अभय और नैना सब तीनों वापस मुंबई आ गए थे। नैना की हालत काफी बुरी थी, वह बेहोश हो चुकी थी। आदित्य ने नैना को अस्पताल में भर्ती कराया। वो उसके पास ही बैठा था। अभय वापस नहीं आना चाहता था, उसे लग रहा था कि राशि अभी जंगलों में है। वह उसे ढूंढना चाहता था, पर उस इंस्पेक्टर का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सब लोगों ने बता दिया कि सर 2 दिन से ऊपर हो गए हैं और यह सारी निशानियां भी इसी और इशारा कर रही हैं कि राशि मैम अब नहीं रही। आदित्य जबरदस्ती अभय को वापस लेकर आया था, लेकिन अभय ने अभी भी अपनी पूरी सिक्योरिटी जंगलों में ढूंढने के लिए लगाई हुई थी। वीर और शेरा वो अभी भी अभय के कहने पर उन जंगलों में ढूंढ रहे थे, जबकि अब उनसे बिल्कुल ये काम नहीं हो रहा था। वह रो रहे थे और पछता रहे थे कि क्यों उन्होंने उस दिन राजीव और अभय की बात मानी और वो वहां गए। क्यों नहीं वो राशि के साथ थे, क्योंकि अगर वो राशि के साथ होते तो राशि को कुछ भी नहीं हो सकता था, वो ये जानते थे। एक दिन ऐसे ही बीत गया। सिद्धार्थ के कहने पर राशि ने थोड़ा सा खाया, क्योंकि उसे धीरे धीरे सिद्धार्थ पर विश्वास हो रहा था और जो मेड उसके पास थी वो भी राशि को कुछ ठीक लग रही थी। राशि खाना खाकर फिर से आराम कर रही थी, क्योंकि फिजिकल के साथ साथ वह मेंटली भी काफी परेशान थी, जिसकी वजह से उसे प्रॉपर रेस्ट की जरूरत थी। एक मेड अभी भी उसके पास थी जो सिद्धार्थ के इस विला की सबसे पुरानी में थी और सिद्धार्थ उसे दाया कहता था। सिद्धार्थ सिर्फ उन पर विश्वास कर सकता था, इसीलिए उसने उस मेड को ही राशि के पास छोड़ा था। फिर 4 दिन बाद इंडिया में मुंबई में राशि की आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ हो रहा था, जहां पर अभय बिल्कुल गुमसुम सा बैठा था। राशि को गए अब 7 दिन हो गए थे। अभय अब भी यह पाठ नहीं कराना चाहता था, पर उसकी माँ और सबके कहने पर वह मान गया। राशि की एक बहुत बड़ी फोटो और उस पर हार चढ़ा हुआ था। अभय ने बहुत बोला कि वो उस पर हार नहीं चढ़ाएगा, पर पंडित जी और उसकी मां के कहने पर उसे फोटो पर जबरदस्ती हार चढ़ाया गया।
अब जैसे जैसे समय बीत रहा था और राशि की कोई खबर नहीं मिल रही थी, अभय का दिल भी डर रहा था कि कहीं सच में वो बॉडी राशि की ही तो नहीं थी। अब वहाँ काफी लोग आए हुए थे जिनमें कि बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। जिसे भी पता चलता वो वैसे ही आ जाता, क्योंकि राणा ग्रुप के मालिक की बीवी की मौत हुई थी। कुछ अभय से रिश्ते बनाने के लिए आए थे, तो किसी को सच में अफसोस था कि राशि इतनी कम उम्र में इस तरह इस दुनिया से चली गई। अभी पंडित जी शांति पाठ और हवन करके हटे ही थे कि अचानक टू बी कंटिन्यूड CH12 आदित्य और अभय की दोस्ती खत्म, राशि की जगह कोई नहीं ले सकता। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था और राशि की कोई खबर नहीं मिल रही थी, अभय का दिल भी डर रहा था कि कहीं सच में वो बॉडी राशि की ही तो नहीं थी। अब वहाँ काफी लोग आए हुए थे जिनमें कि बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। जिसे भी पता चलता वो वैसे ही आ जाता, क्योंकि राणा ग्रुप के मालिक की बीवी की मौत हुई थी। कुछ अभय से रिश्ते बनाने के लिए आए थे, तो किसी को सच में अफसोस था कि राशि इतनी कम उम्र में इस तरह इस दुनिया से चली गई। अभी पंडित जी शांति पाठ और हवन करके हटे ही थे कि अचानक अब आगे अभी पंडित जी सब हवन करके हटे ही थे कि अचानक किसी की चीखने की आवाज आने लगी। सब लोगों का ध्यान उस तरफ चला गया। अभय वो बिल्कुल गुमसुम सा आंखों में आंसू लिए राशि की तस्वीर की तरफ देख रहा था। उसका दिल नहीं मान रहा था कि राशि चली गई है, पर सबूत हालात सब यही कह रहे थे कि राशि अब इस दुनिया में नहीं है। तान्या भी अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लिए बहुत रो रही थी, ऐसे जता रही थी जैसे उससे ज्यादा दुखी तो कोई है ही नहीं। अभय की माँ वो बिल्कुल चुप थी, जहाँ वो हमेशा चाहती थी कि राशि चली जाए अभय की जिंदगी से। पर अचानक अब उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो राशि के जाने से खुश क्यों नहीं है, बल्कि उन्हें बहुत अजीब क्यों लग रहा है। आदित्य जो कि अभय के साथ ही बैठा था, उसका हाल भी बहुत बुरा था। फिर अचानक जैसे ही किसी की चीखने और गाली देने की आवाज आई, आदित्य जल्दी से उठा और बाहर की तरफ गया, क्योंकि वह आवाज पहचानता था। यह नैना थी जो बहुत ऊंची ऊंची रोकर अभय और तान्या को गालियां दे रही थी। नैना, अभय सिंह राणा, तुमने और तेरे परिवार ने मिलकर राशि को मारा है। तुम लोग कभी खुश नहीं रहोगे, कभी चैन से नहीं रहोगे। तुमने राशि को ही नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे को भी मार डाला। तान्या ने जैसे ही सुना, उसने हैरानी से अभय की मां की तरफ देखा। अभय की मां वह भी बहुत हैरान थी। उसने जल्दी से आगे बढ़कर नैना को पूछा कि क्या बकवास कर रही हो तुम। तो नैना ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, राशि प्रेग्नेंट थी, 3 महीने हो चुके थे उसे, और वो ये खबर अभय को देना चाहती थी, पर उससे पहले पहले ही तुम लोगों ने उसकी जान ले ली। यह एक हादसा नहीं मर्डर था जो कि तुम्हारे परिवार ने किया है। वहाँ जितने भी मेहमान थे, बिजनेसमैन, कुछ रिपोर्टर भी थे, वो आपस में खुसर फुसर करने लगे। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर नैना से पूछा कि मैं ये आप क्या कह रही हैं, आप ऐसे कैसे अभय सिंह राणा पर इल्जाम लगा रही हैं। तो उसने कहा, मैं बिल्कुल ठीक इल्जाम लगा रही हूँ। इस तान्या ने राशि और अभय का रिश्ता खराब कर दिया। इस बाहर की लड़की की वजह से अभय हमेशा अपनी बीवी को इग्नोर करता रहा, क्योंकि इस तान्या ने हमेशा अभय के सामने अपनी बीमारी का रोना रोया। इसने, अभय की मां ने और अभय सिंह राणा, इन तीनों ने राशि की जान ली है। राजीव जो ये सुनकर बहुत गुस्से में था, वो जल्दी से आगे बढ़ा और उसने नैना का हाथ जोर से पकड़ा और उसे लगभग खींचता हुआ घर के बाहर ले जाने लगा। और साथ साथ वह उसे बोल रहा था कि तेरी हिम्मत भी कैसे हुई यह सब यहाँ आकर बोलने की। बहुत हिम्मत है ना तुझ में, अब मैं निकलूंगा तेरी हिम्मत। नैना ने राजीव से अपना हाथ छुड़ाया और उसके मुंह पर एक तमाचा मारते हुए बोला, यह मत सोचना कि मुझे तेरे इरादों का पता नहीं। तू इस तान्या के साथ मिला हुआ है, याद रखना, तेरा ही असली चेहरा मैं सबके सामने लाकर रहूंगी, और फिर तुझे भी वैसे ही सजा मिलेगी जैसी इस तान्या और अभय सिंह राणा को मिलेगी। अब यह नैना किसी को नहीं छोड़ेगी। जैसे ही राजीव को थप्पड़ पड़ा और नैना ने उसे इतना कुछ कहा, राजीव ने गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ नैना के गाल पर मारा, जिससे कि वो लड़खड़ा कर गिरने लगी। आदित्य जल्दी से आगे बढ़ा और उसने नैना को पकड़ा। वो अपनी आंखों में गुस्सा लिए राजीव को देख रहा था। राजीव सहम गया, क्योंकि उसे आदित्य की धमकी याद आ गई जब उसने उससे कहा था कि इसे हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना। उसने जल्दी से नैना को खड़ा किया और उसका चेहरा देखा। उसके होठों के किनारे से खून बह रहा था। उसने जैसे ही उसे साफ करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, नैना ने उसका हाथ झटक दिया
और बोला दूर रहो मुझसे, तुम भी अपने उस दोस्त के जैसे हो। तुमने तो राशि को अपनी बहन माना था, उसे बोला था कि तुम हमेशा उसकी रक्षा करोगे। वो तुम्हें राखी बांधती थी, कहाँ गई वो कसम, बोलो ना कहाँ है वो वादा, कहाँ है राशि बताओ, क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर पाए उसको। आदित्य की जो कि पहले ही बुरी तरह से टूट चुका था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कहा नैना मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। उसने फिर राजीव की तरफ देखा और उसका कॉलर पकड़कर बोला मैंने तुझे बोला था ना, इसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। राजीव ने कहा सर वो उसने पहले मुझ पर हाथ उठाया है और आप देख रहे हो सब के सब सामने कैसे राणा खानदान का तमाशा बना रही है, हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है। आदित्य ने कहा हमारी राणा खानदान तुम्हारा कब से हो गया। राजीव वो हड़बड़ा गया और बोला सर मैं राणा खानदान के लिए काम करता हूँ तो मैं इसे अपने परिवार की तरह समझता हूँ, इसीलिए इस लड़की ने इस परिवार पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही उसने ये कहा आदित्य ने जोरदार घूंसा राजीव के मुंह पर मारा। वो लगातार राजीव को मार रहा था और बार बार बोल रहा था तेरी वजह से राशि हम सबको छोड़कर चली गई, तेरी वजह से इतना कुछ हो गया, तूने वो बॉडीगार्ड अपॉइंट किए और अब तू नैना को भी मारने की धमकी दे रहा है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई। एक मामूली सा असिस्टेंट जो इस खानदान का वारिस बनने की कोशिश कर रहा है। आदित्य लगातार राजीव को मार रहा था पर राजीव आदित्य पर आगे से हाथ नहीं उठा सकता था। शेरा और वीर को भी राजीव पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वह भी अपने हाथों की मुठियां कस के खड़े हुए थे। उनका दिल भी कह रहा था कि जितना हो सकता है इसे मारो, छोड़ो मत। राजीव की हालत बुरी हो गई थी, उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था, उसकी आंखें बंद हो रही थी, उससे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। फिर अचानक आदित्य के धक्का देने से वह गिर गया। आदित्य ने उसके पेट पर जोर से लात मारी और बोला तूने उस पर हाथ कैसे उठाया, राशि की जिम्मेदारी ली थी तूने। दरअसल आदित्य को राजीव पर कब से गुस्सा था, क्योंकि वो बार बार अभय को फोन करके राशि से अलग करता था और हमेशा उसके सामने तान्या की तरफदारी करता था। और तो और आदित्य ने एक दो बार उससे राशि की बुराई करते भी सुना। आदित्य कुछ कहता उससे पहले ही अभय ने उसे फटकार दिया और बोला खबरदार मेरी बीवी के बारे में कुछ बोला तो। दरअसल अभय ने एक दो बार राजीव को गुस्से से निकालने की कोशिश की पर उसकी मां और तान्या उन्होंने ये होने नहीं दिया। फिर राजीव ने भी अभय के सामने अपनी गलती मानी और बोला कि वो बस गुस्से में बोल गया। पर आदित्य को राजीव कभी भी पसंद नहीं आया, उसे हमेशा उस पर शक रहता था कि वो कुछ ज्यादा ही तान्या के करीब हैं। अब वो अपना पूरा गुस्सा राजीव पर निकाल रहा था। कब से उसने अपने दिल में ये गुस्सा दबा कर रखा था कि अचानक अभय की मां आगे बढ़ी और उसने आदित्य को मुश्किल से रोका, उसे पकड़ा और पीछे किया और बोला तुम पागल हो गए हो, इसे क्यों मार रहे हो, देखा तुमने इसकी हालत कैसे कर दी। आदित्य ने बोला इसकी वजह से राशि चली गई, आपको ये दिखाई नहीं देता। फिर अभय की मां गुस्से से बोली इसकी वजह से नहीं गई, वह अपनी वजह से गई है, क्या जरूरत थी उसे कॉटेज में से भागने की, खुद ही जानवरों का शिकार हुई है। आदित्य उसने हैरानी से उसकी मां को देखा और बोला मैं आपको आज तक अपनी मां समझता रहा, अपनी मां जैसी इज्जत देता रहा, पर यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब अभय की मां हैरानी से आदित्य को देख रही थी। उसने कहा तुम कहना क्या चाहते हो। तो आदित्य ने कहा यही कि जो इज्जत मैं आपको देता रहा आप तो वो इज्जत के काबिल ही नहीं। अभय की मां गुस्से से आदित्य को देख रही थी और बोली आदित्य तुम ऐसा मेरे बारे में कह भी कैसे सकते हो, मैंने कभी तुम में और अभय में फर्क नहीं किया। आदित्य ने कहा नहीं, आपने मुझ में और अभय में कभी फर्क नहीं किया, क्योंकि मैं सक्सेना खानदान का वारिस हूँ और अगर मैं राशि के जैसे या नैना के जैसे कोई मामूली अनाथ होता तो शायद आप मुझे अपने बेटे अभय के आसपास भी फटकने नहीं देती। अब सब बिजनेसमैन रिपोर्टर्स सब एक दूसरे को देखकर बातें कर रहे थे कि यह सब हो क्या रहा है। अभय की मां ने कहा बहुत बोल लिए वो आदित्य, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं, मेरे प्यार का तुमने यह नतीजा दिया। आदित्य ने कहा प्यार प्यार तो हमने आपसे किया, इज्जत दी अपनी मां से बढ़कर, पर आप अपने क्या किया। अरे जो अपने बेटे और बहू का ना हो सका वो मेरा क्या होगा। आप राशि को टॉर्चर करते रहे, कम से कम ये तो देख लेते कि आपका बेटा उससे कितना प्यार करता है। अपनी बेटे की खातिर ही आपने राशि को कभी अपनाने की कोशिश की होती। अगर आप सच में अभय से प्यार करते तो आप कभी भी राशि के लिए इतना गलत नहीं बोल सकते थे।
उसके जाने के बाद भी आपको राशि पर तरस नहीं आया, बल्कि उसके बारे में आप इतना घटिया बोल रहे हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप सच में एक औरत, एक इंसान कहलाने के लायक हैं? अभय की मां के कदम लड़खड़ा गए। ये सुनकर उसने कहा, आदित्य। अब उनकी आंखों में भी आंसू थे। आदित्य ने कहा, प्लीज, आज से आपका और मेरा रिश्ता बिल्कुल खत्म। जो प्यार, जो इज्जत आपने मुझे दी, वो आज मेरी बहन की मौत के साथ सब खत्म हो गई। तान्या ने जैसे ही सुना, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो तो हमेशा से ही चाहती थी कि आदित्य और अभय अलग हो जाए। इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है जो आगे पता चलेगा। फिर उसने सबके सामने रिपोर्टर्स, बिजनेसमैन सबको देखते हुए जोर जोर से बोला, आदित्य सक्सेना और अभय सिंह राणा का रिश्ता यहीं खत्म। जैसे ही यह बात उसकी मां ने सुनी, फिर एकदम आगे बढ़ी और बोली, आदित्य, ये तुम क्या कह रहे हो? अभय तुमसे कितना प्यार करता है। इस मुश्किल घड़ी में तुम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? आदित्य ने उनका हाथ झटका और बोला, ये बात आप मुझसे कह रही हैं कि अभय उसे कितना प्यार करता था? अपने आप से पूछिए, आपने क्या किया है? अगर आज आपके बेटे की यह हालत है तो वो सिर्फ आपकी वजह से। आप हैं इन सब की जिम्मेदार। काश अपने इस तान्या को घर में रहने की इजाजत नहीं दी होती। काश इस तान्या की चालों को कामयाब नहीं होने दिया होता। काश इस तान्या का असली चेहरा आपने देखा होता, तो आज आपका ये परिवार बहुत सुखी परिवार होता। आज आपका बेटा, बहू और आपका होने वाला पोता पोती आपके साथ होता। हंसता खेलता परिवार जो कि आपने अपने हाथों से तबाह कर दिया। आपको क्या लगता है कि अभय अब राशि के जाने के बाद इस तान्या को अपनाएगा? फिर वह हंसते हुए बोला, इस जन्म में तो आप भूल ही जाए, क्योंकि शायद जितना मैं अभय को जानता हूँ, आप एक माँ होकर भी उसे नहीं समझ पाई। अभय राशि के अलावा अपनी जिंदगी में किसी को भी नहीं आने देगा, चाहे अब उसे पूरी उम्र राशि के बिना गुजारनी पड़े। पर इतना तो मैं भी जानता हूँ, ये तान्या तो क्या कोई और भी आ जाए, राशि की जगह कभी नहीं ले सकती, कभी नहीं। और आज ये बचपन की दोस्ती यही खत्म। आदित्य ने ये चिल्लाकर बोला ताकि अभय, जो अंदर गुमसुम सा बैठा राशि की फोटो को देख रहा है, उसे किसी बात का होश नहीं, उसके कानों तक यह आवाज जाए। अभय ने जैसे ही अचानक से आदित्य की यह लफ्ज सुने, वह अचानक, टू बी कंटिन्यूड।